हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं मनु दीक्षित और आईआईटी क्वेश्चन ऑफ द डे में आज का सवाल जेई एडवांस 2024 के पेपर से है। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है। 2 यूनिफॉर्म स्ट्रिंग्स ऑफ मास पर यूनिट लेंथ म्यू एंड 4 म्यू सही है, एंड लेंथ L एंड 2L रिस्पेक्टिवली आर ज्वाइंट एट O। ठीक है, यहाँ पर देखो ये ज्वाइंट करी है। एंड टाइड एट 2 फिक्स्ड एंड्स P एंड Q एज शोन इन दी फिगर। द स्ट्रिंग्स आर अंडर यूनिफॉर्म टेंशन। पूरी कंपोजिट जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन सेम है। एक और बात आपको पता होगी कि जब ऐसी कंपोजिट स्ट्रिंग होती है तो उसमें पूरे में बेटा फ्रीक्वेंसी भी सेम होती है। दिस इज द की कंसेप्ट, आपको एकदम दिमाग में आनी चाहिए बात। फ्रीक्वेंसी जो होगी वो पूरी स्ट्रिंग में कैसी रहेगी, सेम। दोनों कंपोजिट स्ट्रिंग में सेम रहेगी। If we define the frequency nu naught is equal to 1/2L under root T by mu। ये जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है बेटा, ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ये उस स्ट्रिंग की होती है जिसकी लेंथ L और मास पर यूनिट लेंथ म्यू है। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि ये अगर हम फ्रीक्वेंसी को ऐसे डिफाइन करते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक, तो बेटा यहाँ पे देखो, ये वाली जो स्ट्रिंग है इसका मास पर यूनिट लेंथ म्यू और लेंथ L है, तो क्या इस स्ट्रिंग की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी वो यही होगी 1/2L अंडर रूट T बाई म्यू। बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही बात है। अब जो ये जो दूसरी स्ट्रिंग है बेटा, अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी को F मानूं तो ये कितनी होगी, 1/2L की जगह 2 × 2L आ जाएगा, तो दैट इज 4L। और अंडर रूट टेंशन क्वेश्चन कह रहा है सेम है, होती ही है, और मास है बेटा 4 म्यू। तो F कितना हो जाएगा यहाँ से 1/4, और ये बाहर आके 1/2 बाहर आ गया, तो 2L लिख सकती हूँ मैं, और इधर T बाय म्यू। बिल्कुल सही चल रहा है बेटा। ये फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, ये देखो कितना है, ये इसके बराबर है, दैट इज न्यू नॉट बाय 4। हाँ, मतलब न्यू नॉट इज इक्वल टू बेटा 4F। मतलब समझ, जब इसमें एक लूप बनेगा तब इसमें 4 बनेंगे। देख, यही मतलब है, न्यू नॉट इज इक्वल टू 4F आया। जब इसमें एक लूप बनेगा तो इसमें 4 बनेंगे। अगर मैं इसको डायग्राम में बताऊं तो क्या ये अगर O पॉइंट है तो ये इसमें बना एक लूप, ठीक, और इसमें बनेंगे 3 4। ये देखो बेटा, क्या इस स्टेटमेंट का यही मतलब है? बिल्कुल सही, ये फिक्स्ड एंड है, क्योंकि पूरे में बेटा फ्रीक्वेंसी कैसी रहनी है, सेम। पूरी कंपोजिट स्ट्रिंग में फ्रीक्वेंसी जो रहनी है वो कैसी रहनी है बच्चों, सेम। ये बात आपको पता है ना, पता होनी चाहिए। अगर आपने चैप्टर थोड़ा सा भी ठीक से पढ़ा है, आप एडवांस का सवाल देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होगी तो उसका मतलब ये है कि जब इसमें एक लूप बना तो दूसरी वाली में 4 बने। बिल्कुल सही बात है। अब इस आधार पर देखते हैं क्या हम कोई नोड वाला, देखो O पर क्या बन रहा है इस समय, नोड बन रहा है ना। O पर क्या बन रहा है बेटा, नोड। तो यहाँ पे देखो, ये नोड वाला एक ऑप्शन है, विद अ नोड एट O द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ कंपोजिट स्ट्रिंग इज न्यू नॉट। हाँ कि ना, बोलो। विद अ नोड एट O द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ कंपोजिट स्ट्रिंग इज न्यू नॉट। बराबर होनी चाहिए न्यू नॉट के कि नहीं, है ना। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये कितनी है, 1/2L अंडर रूट T बाय म्यू। तो अगर हम चाह रहे हैं कि O पर नोड बने, है ना, तो उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए 1/2L अंडर रूट T बाय म्यू। बिल्कुल सही बात है। फंडामेंटल मतलब जब एक लूप बन रहा है, इसमें कितने बन रहे हैं, 4, तो इसके एक की भी इतनी होगी 1/2L अंडर रूट T बाय म्यू, तभी तो ये रिलेशन हुआ है सेटिस्फाई। समझ बात को भाई। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये जब ऐसे बनता है ना कहीं पर भी ऐसे, तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है। बिल्कुल सही बात है। इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी दी है इस स्ट्रिंग की, न्यू नॉट, है ना। तो अगर पूरी में अगर मुझे क्या सेम रखना है, फ्रीक्वेंसी सेम रखनी है, तो अगर इसमें एक लूप बन रहा है तो इसमें कितने बनने चाहिए, 4, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी, रस्सी चेंज है दूसरी वाली, तो दूसरी वाली रस्सी की जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो आ रही है न्यू नॉट बाय 4, लेकिन उसकी इतनी ही होनी चाहिए पूरी रस्सी में न्यू नॉट, है ना। तभी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी बनेगा ना, तभी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी ना पूरे उसमें। तो अगर इसमें एक बनेगा तो इसमें 4 लूप बनेंगे। अगर फ्रीक्वेंसी पूरे में कैसी रखनी है, सेम रखनी है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बेटा, 1/2L अंडर रूट T बाई म्यू, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। समझ पा रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया, है ना। अब एक और नोट का देख लो ऑप्शन, इसमें नोट का कोई ऑप्शन है, सेकंड वाला ऑप्शन एंटी नोट का है, सी वाला
देख सकते हैं हम। व्हेन कंपोजिट स्ट्रिंग वाइब्रेट एट मिनिमम फ्रीक्वेंसी, कंपोजिट स्ट्रिंग वाइब्रेट एट मिनिमम फ्रीक्वेंसी, इस समय जो फ्रीक्वेंसी है इसकी फंडामेंटल वो कितनी है मिनिमम फ्रीक्वेंसी 1/2L √T/μ, यही तो है। इसी आधार पर तो इसमें इसी फ्रीक्वेंसी से पूरी कंपोजिट स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रही है ना। पूरी स्ट्रिंग की बेटा, पूरी स्ट्रिंग की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये है, क्योंकि ये देखो कंडीशन इस, और ये तब सेटिस्फाई होगी जब इसमें एक लूप बनेगा और दूसरी में 4 बनेंगे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। समझ पा रहे हैं आप लोग? यस। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद अ नोड एट ओ, अगर हम ओ पर नोड बना रहे हैं जो कि हमने बनाया है ना, इसमें हमने ओ पर नोड बना दिया है, ठीक है। इट हैज 6 नोड्स इंक्लूडिंग द एंड नोड। 6 है क्या, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर ओ पर देखो, अब ओ पर ये जो वाइब्रेशन हुए इसमें ओ पर नोड भी बन सकता है, और क्वेश्चन कह रहा है इसमें ऑप्शन में एंटी नोड का भी है ऑप्शन। तो पहले मैंने नोड के देख लिए कि क्योंकि मैंने डायग्राम में अभी ओ पे नोड बना दिया था, तो मैंने नोड वाला ऑप्शन ही देख लिया कि भैया नोड अगर ओ पर बन रहा है तो क्या टोटल नोड्स 6 बनेंगे? हाँ बिल्कुल बनेंगे। तो यानी कि ऑप्शन ए और सी करेक्ट है बेटा, बिल्कुल सही बात है। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं इतनी बात, है ना? ठीक। अब देखो, अब यहाँ पर एंटी नोड की बात की है, देखो क्या लिखा है, विद एन एंटी नोड एट ओ। अगर मुझे ओ पर एंटी नोड बनाना है, यानी कि कुछ ऐसा होगा एंटी नोड अगर ओ पर बन रहा होगा तो इस तरह से, ये देखो ओ यहाँ पर ये ओ, तो इधर से भी एंटी नोड बन रहा होगा बेटा, यहाँ से भी क्या बना होना चाहिए एंटी नोड। अब इधर मुझे नहीं, इधर हमें नहीं पता है, देखते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर एंटी नोड चाहिए ओ पर। अब बेटा डिटेल में बहुत अगर हम इस एंटी नोड वाले पॉइंट को समझें तो ये एक अपने आप में लंबा प्रोसेस है, और इसका टॉपिक अलग से वीडियो बन सकती है एंटी नोड वाले टॉपिक पे। बट यहाँ पर कैसे सोचा जाएगा, देखो अगर यहाँ पर एंटी नोड बन रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ अलग होगी इस वाली स्ट्रिंग की, है ना, ये वाली स्ट्रिंग इतनी, तो इसकी स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी मैं ले लेती हूँ, मान लो इस बार f1 इज इक्वल टू एंटी नोड के लिए बेटा कितना हो जाएगा 2n+1/4l, ठीक है, अपॉन √T/μ, ये होती है बेटा एंटी नोड की कंडीशन का फॉर्मूला। अगर आपने चैप्टर पढ़ा हो तो आपको ये पता होगा बेटा, ठीक है। अगर ये नहीं पता तो पहले चैप्टर पढ़ो, कंसेप्ट पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। अगर फॉर्मूलाज और कंसेप्ट नहीं पता होगा तो फिर आप कैसे करोगे एडवांस के या मेंस के सवाल। तो पहले बच्चों, जिन बच्चों ने चैप्टर नहीं पढ़ा है, जिनको ये एंटी नोड की जो है चीज़ें नहीं पता, फ्रीक्वेंसीज नहीं पता, तो वो एक बार फॉर्मूले रिवाइज करें। तो इस समय बेटा जब जो एंटी नोड वाली कंडीशन होती है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है ये 2n+1/4l √T/μ। इसकी जो होगी बेटा वो कितनी हो जाएगी, f2 मान लेती हूँ मैं, विजिबल है बेटा, चलो यहाँ पे आ जाओ। f2 इज इक्वल टू n, यहाँ पे बेटा इंटीजर है, यहाँ पे क्या ले लूँ दूसरी रस्सी के लिए बेटा 2m+1 ले लूँ, और यहाँ पर 4l होती है और ये 2l दी हुई थी, ये जो है लेंथ 2l है, तो कितनी हो जाएगी बेटा अपॉन में 8l √T, टेंशन सेम है पूरी में, अपॉन 4μ था ना, देखो ये 4μ 2l। अच्छा, तो यहाँ पर क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, f2 इज इक्वल टू 2m+1/16l/T/μ, बिल्कुल सही बात है। अब क्योंकि पूरे रस्सी में फ्रीक्वेंसी कैसी रहनी चाहिए, सेम, ये तो है ही भाई, पूरी रस्सी में टेंशन कंपोजिट स्ट्रिंग में टेंशन और फ्रीक्वेंसी कैसी रहनी चाहिए, सेम। तो फ्रीक्वेंसी 2n+1/4l √T/μ बराबर होना चाहिए 2m+1 अपॉन, अगर हम यहाँ पर एंटी नोड चाह रहे हैं, वो वाली कंडीशन लिख रही हूँ, इधर से भी एंटी नोड और इधर से भी एंटी नोड, तो 16l T/μ, ठीक है। इसके शॉर्ट में ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है, जो मैं बता रही हूँ। यहाँ पे T/μ से T/μ कैंसिल हो गया बेटा, और L से L कैंसिल हो गया, और ये हो गया 4 चौक 16, और यहाँ पे आ जाएगा बेटा, देखो फिर 4 दूनी 8n+4, क्रॉस मल्टीप्लाई की, और इधर आ गया बेटा 2m+1, तो इधर क्या आया 8n इज इक्वल टू 2m-3। अब बेटा m और n क्या है, यहाँ पर इंटीजर है, क्या है, इंटीजर है। अब एक बात बताओ, अगर m इंटीजर है, इससे मैं ये 2 इवन नंबर है, तो अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँगी तो पूरा नंबर इवन आएगा। ये इवन में से ऑड माइनस हो रहा है, तो ये टोटल क्या आना चाहिए बेटा, इसका जो नेट जो आना चाहिए वो क्या, एक ऑड नंबर आना चाहिए। और इधर जो भी इंटीजर है उसमें 8 की मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये आना चाहिए बेटा इवन। तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है अगर मैं फ्रीक्वेंसी सेम ले रही हूँ एंटी नोड के लिए, इधर इवन और इधर नॉट, तो ये जो कंडीशन है इस वाली एंटी नोड वाली, दैट इज नॉट पॉसिबल बेटा, नॉट पॉसिबल। क्या
सॉरी बेटा, इसमें वीडियो में कट लग जाएगा क्योंकि मेरे फ़ोन का स्टोरेज फुल हो गया था। चलो फिलहाल यहाँ पर जो इधर देखो इवन आ रहा है, उधर क्या आ रहा है और, तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है ना। तो इसमें देखो क्या ऑप्शन है, आप देखते हैं एंटीनोड का। विद एन एंटीनोड एट ओ द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द कंपोजिट स्ट्रिंग इज 2 न्यू नॉट। नहीं भाई, है ही नहीं पॉसिबल, तो बी जो है वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, डी वाला देखो, नो वाइब्रेशनल मोड विद एंटीनोड एट ओ इज पॉसिबल फॉर कंपोजिट। हाँ भैया ये सही है। और ये बी जो है जब हो ही नहीं रहा तो भाई मिनिमम, जब पॉसिबल ही नहीं है वो कंडीशन, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी के बारे में क्या सोचना। तो बी क्या है बेटा, गलत। तो सही आंसर हो गया बेटा ए, सी एंड डी आर करेक्ट। समझे, इसमें एंटी नोड वाला पॉइंट सोचना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन आप बाकी नोड वाले पॉइंट सोच सकते थे तो आपको उसके मार्क्स मिलते। ठीक है, तो बच्चों अब आपको पता है मैं अगला सेंटेंस क्या बोलूँगी, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट रहिए। एसएचएम और वेव बेटा ज़रूर कर लीजिए जिनके 11th के टॉपिक ये वीक रह गए हैं। और मैं सजेस्ट करूँगी क्वेश्चंस तब लगाएं एसएचएम और वेव के जब आपको उस चैप्टर का कंसेप्ट पता हो। तो जिन बच्चों के वो चैप्टर कमज़ोर हैं या जिन्होंने 11th में अच्छे से नहीं पढ़े, वो एसएचएम और वेव को पहले कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करें, फिर सवाल लगाएं। जो एसएचएम टॉपिक है बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ज़रूर कर लें इसको और फिर सवाल लगाएं डेली, है ना। कंसिस्टेंट रहें, रोज़ चलें। ठीक है, थोड़ा चलें मगर रोज़ चलें। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।